अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। अच्छा भाई, ट्रैफिक जैम है क्योंकि लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और ये जो शॉपिंग का क्रेज़ है ना, रमज़ान से पहले ये सबको होता है और ये बनती भी है भाई। लोगों ने ग्रॉसरी करनी है, लोगों ने शॉपिंग करनी है और ये बहुत अच्छा करते हैं लोग। मेरे घर वाले भी, आप लोग भी सब। और जब हम ये कॉलर्स ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली उनसे ही पूछेंगे कि क्या रूटीन है, क्योंकि रमज़ान से पहले ना सब ये चाहते हैं कि वो अपने जितने भी काम हैं वो निपटा लें। फिर क्योंकि रोज़े हैं, इबादत है, फिर बहुत सारी ऐसी मसरूफियात होती हैं जो रमज़ान में आप काम नहीं निपटा पाते। अच्छा, किसी ने अपना घर सेट करना है, घर रेनोवेट करना है, कोई कलर करवा रहा है, तो जो रमज़ान की बरकतें, रहमतें, रौनकें हैं ना, वो अभी से शुरू हो गई हैं। अभी आप ज़रा निकलें बाहर 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, तो आपको पता लगता है कि भाई बहुत रश है बाहर और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न ले रहे हैं। और यही सारी खुशियाँ हैं, यही सारी बरकतें हैं, यही सारी हैपनिंग्स हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर दैट कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह आपके सारे कामों को पूरा करे और अच्छे अच्छे से काम करें, खुशी खुशी से रमज़ान को जो है वो उसकी आमद को जो है वो वेलकम करें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मौसम की बात करते हैं। कराची में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं, नमी का तनासुब बढ़ गया है। अच्छा जी, शहर में इस वक्त हल्की खुनकी के साथ मौसम जो है वो मरतूब है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हुआ है और आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है? सिंध हाई कोर्ट में जो अहम केसेस हैं उनकी समात है और इन समातों में जो है गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुताल्लिक जो है वो समातें हैं। आज की ये दोनों हेयरिंग्स हैं जिसके हवाले से मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं उनका स्पेशलिटी ये है कि वो जो काम भी करती हैं, जिस फील्ड में करती हैं, आगे रहती हैं। ख़वातीन की साइकिलिंग चैम्पियनशिप की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी, साइकिलिंग चैम्पियनशिप पाकिस्तानी ख़वातीन की नुमाया परफॉर्मेंस, 2 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। एशियन रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी ख़वातीन ने नुमाया परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ये सारी अचीवमेंट्स जो है हासिल की हैं। पाकिस्तान की जो राबिया गरीब हैं उन्होंने मास्टर्स कैटेगरी में 2 गोल्ड, ज़ैनब रिजवान ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम कर लिए। तो राबिया, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और जिस तरह आप पैशनेट रहती हैं और जिस तरह आपका पैशन है उसके लिए आप और आगे जाएं और मज़ीद जो है इस तरह की चैम्पियनशिप्स जो है वो आप जीतें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गदागरी से मुताल्लिक वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है और ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर बात की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गदागरी अब एक मुनज़्ज़म पेशा बन चुका है और गदागरी का कारोबार मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार मुयस्सर कर रहा है। अच्छा, उन्होंने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने यही कहा कि भीख मंगवाने के लिए अब बाकायदा ठेकेदार मौजूद हैं। ठेकेदार बच्चों, औरतों और जाली जो माजूरों को भर्ती करते हैं, फिर करोड़ों रुपए इस हवाले से कमा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये घिनौना कारोबार मुल्क भर में सबसे ज़्यादा जो है वो रोज़गार मुयस्सर कर रहा है, यानी ईजी मनी है और लोगों ने ये धंधा शुरू कर दिया, ये काम शुरू कर दिया। चलिए जी, ये तो एक और ख़बर। अच्छा, एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ख़बर है जी, वो क्या ख़बर है? अच्छा जी, तरक्याती कामों के हवाले से ये खबर है और जो कि कभी होते नहीं है कराची में। और ये जो एक रोड, ये जगह है ना जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ, ये है जहांगीर रोड। और मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया ये सुनते हुए कि ये रोड बन रही है, ये रोड की खुदाई हो गई, लेकिन यहाँ का मैटर सॉल्व नहीं हुआ। कराची में जहांगीर रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव बढ़ गया है। एम.ए. जिन्ना रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। तो जो लोग अब इस वाली सड़क से आ रहे हैं जहांगीर रोड से, प्लीज़ इधर से मत आएँ हमेशा की तरह, क्योंकि ये पता नहीं, शायद हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं कि ये रोड कभी बनी नहीं है। अच्छा जी, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लियाकताबाद से 3 अटी आने जाने वाले जो सड़कों पर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा फ्लो है, उधर से भी ना आए। लसबेला ग्रुबंदर आने वाला जो रोड है वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव है। तो ये सारी सूरत हाल है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कराची में ये जो तरक्याती काम है ये भी रमज़ान की आमद से पहले जो है वो ख़त्म हो जाए, कंपाइल हो जाए और सफाई हो जाए। और इसके ऊपर भी हम एक बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा एक शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि एक और ख़बर है। ये है प्रिंस विलियम के हवाले से। बरतानवी शहज़ादा विलियम की सऊदी अरब के पहले सरकारी दौरे पर रियाज आमद हुई है। वली अहद से उनकी मुलाकात हुई, अहम दौरा है ये उनका। अच्छा जी, सऊदी मीडिया के मुताबिक शहज़ादा विलियम का पहला दौरा है, ये ज़ाती नौइयत का पहला दौरा था। अच्छा, शहज़ादा विलियम ने जो है वो जून 2018 में फ़लस्तीन और इसराइल के दौरे किए थे और इस दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से उनकी मुलाकातें हुई थी। तमाम सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो है शहज़ादे का इस्तकबाल किया, फिर बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तो अगर इंटरनेशनली कोई हैपनिंग हो रही है तो उसमें ये दौरा जो है वो काबिल ज़िक्र है। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में हो गई है बहुत बड़ी हैपनिंग, बहुत बड़ी खबर है जी। लेकिन शेयर करेंगे आपके साथ में एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। अच्छा जी, हमारी क्रिकेट में क्या हो रहा है कल से लेके अब तक? जो बड़ी खबर है वो यही है कि वी आर गोइंग टू प्ले ऑन। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो होने जा रहा है और ये इतनी बड़ी खबर थी इंडिया के लिए कि वो एक एक लम्हा जो है इस खबर का इंतजार कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया को ये पता चला कि जी पाकिस्तान ने अग्री कर लिया है, तो उसके बाद अब और उनका जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो प्रॉब्लम उनका यही है कि भाई अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और इंशाल्लाह इस दफ़ा इंडिया हारने ही जा रहा है। हमारी टीम जो है उसके बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम का जो जज्बा है, जो यूनिटी है, वो इतनी ज़्यादा है, वो इतनी बेहतर है कि मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच ज़रूर जीतेगा। अच्छा जी, अब इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ इकबाल जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, थैंक यू जी तौसीफ भाई, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। अब ये सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? पहले इंडिया की जानिब से कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो अगर मैच खेलेगा तो हम मैदान में आएंगे, मैदान में उतरेंगे तो पाकिस्तान को हरा देंगे। बट आपको कैसे लग रहा है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? और उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूएसए वर्सेस पाकिस्तान। यूएसए जाहिर है कि अभी तो पीछे हमने एक मैच उनसे खेला है, वो तो हम हार चुके हैं, बट ऐसा रोज रोज नहीं होता। आई थिंक स्ट्रेटेजी प्लान की होगी डेफिनेटली, और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हरा देगा यूएसए को, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, वो अच्छा खेल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी आप बना कर ठीक जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। जहन में ये है कि पिछला इवेंट में हम हार चुके हैं, ये तो अच्छे प्लेयरों की निशानी है ही नहीं। तो आई थिंक इतने तगड़े होके जाएं, और आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं, बल्कि चांसेस ही पाकिस्तान के। मैं तो ये कहूँगा, और अगर कुछ होता भी है हाँ। तो फिर अपसेट कह लेंगे, आपके अपसेट हो गया। अपसेट नहीं होता, तो एसोसिएट टीमें होती हैं, उनकी एक डिफरेंट वो होती है। ठीक है, वो अपना करके आते हैं, सारा होमवर्क और मेहनत भी की हुई होती है। पर आप लोग बड़े बड़े टीम जो होते हैं कंट्री की, वो उनकी एक बात ही कुछ अलग होती है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बड़ी टीम्स होती है ना उनकी बात अलग होती है। और बात वही है कि जो पहले हो गया सो हो गया, बट अब सलमान अली आगा जो है वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, टीम बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब ये 15 फ़ैब को मैच होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, इंडियन मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। शोर मचाया हुआ था, उन्होंने भीख मांग रहा था इंडिया के, प्लीज़ जो है पाकिस्तान पीसीबी मान जाओ, खेल लो। फाइनली अब हम खेलने जा रहे हैं इंडिया के साथ ये मैच। तो एक तो इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड पे, और दूसरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान को कितनी प्लानिंग करनी होगी, कितनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अपनी जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए? देखिए, मुझे कभी उम्मीद थी कि डिसीजन जिस तरह वो तरले कहूंगा ना, एक तरले लफ्ज है कि वो तरले करने पे आ गए थे, और उसका मेन वजह ये थी कि स्पॉन्सर और जो है ना सारे वो उन्हें पहले भी कर चुके थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट जो है ये पाकिस्तान का या इंडिया चले जाए तो ये इवेंट बेकार हो जाता है। बिल्कुल सच्ची बात है, हम उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो भी अगर निकल जाए तो ये इवेंट बेकार हो जाता है। इस टूर्नामेंट की जिसे कहना चाहिए कि सबसे तगड़ी जो है वो इंडिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर निकल जाता है इस वक्त तो मेरा ख्याल है सब बेकार हो जाना था। और उसका पैसे का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इसी हम दोनों टीमों की वजह से है, जिसमें उन्होंने जो है ज्यादतियां की, जिसपे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के खिलाफ। क्योंकि आज के दौर में आप किसी के लिए बोलना जो है ना वो बड़ी अहमियत रखता है, और आपने बोला बांग्लादेश के लिए इसलिए कि बांग्लादेश ने हमारे साथ रहे और हम सही जगह पे उनको सपोर्ट किया है कि आप उनके साथ एकदम ज्यादती की आपने और उनको टीम वहां से बाहर निकाल दिया। तो ये इतना वो था कि पाकिस्तान को डेफिनेटली एज हासिल था, और बड़ा अच्छा नकवी साहब ने जो है वो छक्का मारा है और बैकफुट पे आ गए। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग जो है वो पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिए कि जाओ जी उनको मना लो। तो हम तो कभी भी नहीं करते ऑनेस्टली बताएं, और हमें खुशी है, और हम खेल के दिलदादा हैं, और हम चाहते हैं कि मैचेस होने चाहिए।
सही। अच्छा तौसीफ भाई, जिस तरीके से अब जो सिचुएशन है, तो अब इंडियन मीडिया भी ये मान रहा है, पहले वो लोग कहते थे कि जी ठीक है, पाकिस्तान ने तो हर हाल में हमारे साथ मैच खेलना है, और हम अगर मैच खेलेंगे और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार भी जाता है तो क्या हुआ, हमारी टीम इतनी तगड़ी है। लेकिन अब उनको ये पता चल गया है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना इतना आसान नहीं है। एक तो ग्राउंड में भी पाकिस्तान अब डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आ रहा है, और दूसरी बात ये कि अगर आपने पाकिस्तान को माइनस करने की कोशिश की तो आपकी क्रिकेट ने भी नहीं रहना, लॉस आपको भी होगा, प्रॉब्लम आपको भी होगी। और फिर जिस वजह से इंडिया मशहूर है, या जिस वजह से इंडिया के अवाम मैचेस देखने के लिए आते हैं, अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो फिर कैसी क्रिकेट और कौन सी क्रिकेट। तो अब जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनके अवाम है, वो ये जान गए, ये मान गए कि वो पीसीबी नहीं है। अब ये पीसीबी डिफरेंट तरीके से रिप्लाई करता है। देखिए, ये मैं न मानूं का तो है, अभी भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। जी जी। और चाहे सबसे बड़े जो उनके स्पॉन्सर्स वगैरह हैं सारा, और उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। अभी भी वो बैकफुट पे गए तो इसी वजह से गए, और तो कोई वजह नहीं हो कि ये कल सीधी होने वाली है नहीं इस तरह। मेरा ख्याल है इसमें दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि देखिए, खेल को खेल समझे। एक आदमी ने अंधेर मचाई हुई थी और आप उसको कुछ कहते ही नहीं थे। 14 आदमी जमा हुए और फिर 2 रह गए, बाकी सब चले गए। ऐसा समझ से बाहर है मेरे हिसाब से। तो अब ये एसोसिएट टीमें और ये सब जो हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा होश के नाखून लें। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें भी पैसे की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने जो स्टैंड लिया वो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए लिया। हमारा क्या है, हमारे पे लॉस हो जाना था जो भी था, लेकिन हमें लॉस की फिक्र नहीं है। इसलिए है कि हम वो चीज खत्म करना चाहते हैं। और नकवी साहब ने जो भी किया वो ऑनेस्ट थी। तो यानी कि आप क्या मजाक, आपने तो खुद ही मजाक बनाया कि हमारा चेयरमैन स्टेज पर खड़ा है, और फिर बांग्लादेश को हमने इसलिए भी किया कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, वहाँ अजीब हरकतें। आप अपने यंगस्टर को, बच्चों को क्या सिखा रहे हो? आपके मतलब आपके माँ बाप ऐसा हो तो आप उनके सामने भी ये बातें करो। तो आप खेल को खेल। खैर, तो मोदी सरकार की सारी जो है सारी वो है, और वो तो चाहता ही नहीं कि किसी तरह कुछ ऐसा कुछ हो। तो क्रिकेट में और खेल में इनके भी ऐसे लोग मौजूद होना चाहिए, जैसे नकवी साहब हैं, ऐसे लोग, सेंसिबल लोग भी होने चाहिए। और जी जी, बात वही है ना कि इंडिया जो है वो जिस तरह से चाहता है कि पीस ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट तब पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें। अब ये ख्वाब इंडिया का पूरा नहीं होगा, और लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि अब जो ये संडे को मैच होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपके कीमती वक्त के लिए। चले जी, शो में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे पता है कि अब सब जो है ना, सबकी नजरें हैं, सबकी फिक्र जो है वो संडे पे चली गई है कि जी अब जो 15 फैब को मैच होगा उसमें क्या होगा। दिल की धड़कनें तेज हैं, और बस अभी से लोगों ने जो है वो सोचना शुरू कर दिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं कि जी मैच देखेंगे क्या कुछ होगा। लेकिन हम आपको बताएंगे, हमें ज्वाइन करेंगी उनसा, और टैरो कार्ड रीडर हैं और प्रेडिक्शंस भी करती है, तो उनसे पूछेंगे कि कैसे देख रही हैं आप पाकिस्तान की पोजीशन संडे को। इस पर होगी बात छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सितारों की चाल क्या है और ये किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जब पता चलता है कि भाई क्या कुछ हो रहा है, कौन से स्टार के साथ, और फिर जो सोलर एनर्जीज़ होती हैं, या ओवरऑल उस मंथ की जो एनर्जीज़ होती हैं, एक्लिप्सेस होते हैं, या फिर दीगर ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पर असरात डाल रहे होते हैं, और इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और इनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इस पर बात करने के लिए उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। उनसा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए उनसा, क्या कुछ होने वाला है इस फैब में? क्या एनर्जीज रहेंगी? कौन सा स्टार क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा स्टार परफॉर्म करेगा, और कौन से स्टार की नेगेटिव एनर्जी है, कौन सा स्टार जो है वो पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है? क्या कुछ होने जा रहा है इस फैब में? देखिए, इस मंथ में पहला 2026 का सूरज किरण होगा, और ये
हर साल 2 सूरज किरण होते हैं, 2 चांद किरण होते हैं और 2 सूरज किरण होते हैं। सही। तो 17 फरवरी को यानी कि 17th ऑफ फरवरी को पहला फर्स्ट जो है वो सोलर इक्लिप्स पाकिस्तान में, एशिया में तो इसका पार्शियल होगा, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जैसे सदर्न अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरियाज हैं, वहां पे इसका ये फुल विजिबल सूरज किरण होगा। तो लेकिन ओवरऑल विजिबल हो या पार्शियल जहां पे भी हो, लेकिन सोलर इसके सूरज किरण के असरार पूरी दुनिया पे होते हैं, क्योंकि सन जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, पूरे प्लैनेट्स का बादशाह होता है। और ये जो प्लैनेट जो सूरज गिरहण है वो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इक्वेरियस में होगा और इक्वेरियस को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मौजूद होंगे एक ही साइन में, इक्वेरियस में, जिसमें सन, मून, उसमें वीनस, मरकरी, राहु, बहुत सारे जो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही साइन में मौजूद होंगे। अच्छा, अब हम सूरज ग्रहण और इसी मंथ की एनर्जीज भी देख लेते हैं वन बाय वन। एरीज से शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए मंथ जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फाइनेंशियली खुशखबरी, गुड न्यूज, कोई किसी चीज की इब्तिदा, कोई नया काम, कोई नया कारोबार, न्यू जॉब या न्यू सोर्स ऑफ इनकम का ये मंथ रहेगा। टॉरस के लिए बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए किंग ऑफ कप्स, तो शादी के लिए बहुत अच्छा है ये मन। फैमिली के हवाले से औलाद की खुशखबरी मिल सकती है टॉरस वालों को, और दोस्तों के साथ जैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ सकता है। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए थोड़ी सी एहतियात है, और ये है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि जल्दी लोगों पे ट्रस्ट मत करें, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, कहीं शादी कर रहे हैं, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो आपने जल्दी अगर आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, वहां से कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा मिल सकता है। फिर कैंसर की बात करते हैं। यहाँ पे कैंसर के लिए चैरियट का कार्ड है, तो ट्रैवल हो सकता है इस मंथ में, या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड, सफर से रिलेटेड कोई काम ऐसा हो सकता है, कोई ट्रेडिंग हो सकती है, कोई स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। फिर ये मंथ जो है काफी मसरूफ रहेगा कैंसर वालों के लिए। डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो आप का जो गोल होगा वो अचीव कर लेंगे। लियो की बात करते हैं। लियो इसलिए खास है क्योंकि ये मंथ, ये पूरा साल जो है वो लियो यानी कि प्लैनेट सन का साल है। फिर जाहिर है सोलर इक्लिप्स भी है, तो यहाँ पे खुशखबरी कोई मिल सकती है लियो वालों के लिए इस मंथ में। बच्चों से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फिर जो है शादी के हवाले से रिश्ता आ सकता है, शादी की हो सकती है। फिर जॉब के हवाले से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई इंटरव्यू या कोई नई आपकी जॉब भी शुरू हो सकती है। फिर वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए जो कार्ड है वो ये है कि थोड़ी एहतियात करें, जल्दबाजी में कोई आपने काम नहीं करना है, चाहे कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं, कहीं जॉब का काम कर रहे हैं, और गुस्से पे कंट्रोल करना है वर्गो वालों को। जल्दी अगर आप हाइपर हो जाते हैं या कोई ऐसी बात आपको जो है हर्ट करती है या हाइपर कर देती है, ओवर सेंसिटिव, तो उस चीज को आपने बैलेंस करने की जरूरत है। अपने आप पे जो है अपना जो एंगर है उसको मैनेज करें, गुस्से से कभी भी कोई काम की इब्तिदा मत करें। फिर लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए किंग का कार्ड है, और वो भी पेंटिकल, यानी कि लिब्रा वालों के लिए पूरा मंथ पैसे ही पैसे लेकर आ रहा है। कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई जैकपॉट निकल सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में है, या स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, या गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये मंथ बहुत ज्यादा फायदा लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस पूरे मंथ में पैसों की लेन देन हो सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कारोबार में आपको फायदा हो सकता है। फिर स्कॉर्पियो के कोई प्रपोजल, शादी के हवाले से मामला जो है आपके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए जो कार्ड है वो है गुड न्यूज का। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी दोस्त से नाराजगी हो गई है तो
वो नाराजगी खत्म हो सकती है, पैचअप हो सकता है, या रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स से तो वो दूर हो सकते हैं। कोई काम ऐसा है जो आपका फंसा हुआ है और वो नहीं हो रहा है, तो इस मंथ में वो काम आपका हो जाएगा। फिर कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यहाँ पे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। जो लोग बहुत अरसे से प्लान कर रहे हैं लेकिन नहीं काम की शुरुआत कर पा रहे, तो उन कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके से फायदा उठाएं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या न्यू जॉब या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये पूरा मंथ जो है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए काफी ज्यादा क्रिएटिव भी रहेगा और उनकी एनर्जी काफी ज्यादा पैशनेट एनर्जी नजर आ रही है। फिर इक्वेरियस की बात करते हैं। इक्वेरियस वालों की 6 ऑफ सोर्ड, जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती है तो उनके लिए हीलिंग नजर आ रही है, सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। या काम कोई ऐसा है जो डिले हो रहा है, काम नहीं हो रहा था, तो इस मंथ में वो काम हो जाएगा। या जो स्टूडेंट्स हैं अपना एग्जाम दे रहे हैं, अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी, तो फिर उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है। ट्रैवल आपका इक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी के मामला अगर अच्छे नहीं चल रहे थे तो उनमें भी हीलिंग हो सकती है। लास्ट पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस वालों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उनको पैसों को लेकर बहुत एहतियात करनी है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर पैसों की कोई लेन देन है, या कोई बैंक में लोन लेना चाहते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वही है कि अपना सेविंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बहुत जल्दी पैसा आपका खर्च हो जाता है, एक तो सेविंग आप करें। और फिर अगर किसी के साथ बिजनेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है, कोई फ्रॉड आपके साथ, कोई चीटिंग हो सकती है। फिर घर में अगर आप कैश रखते हैं या कोई कीमती चीजें रखते हैं तो उनको बहुत केयरफुली रखें, संभाल के एहतियात के साथ रखें, वरना चोरी भी हो सकती है। सही। अच्छा, ये हो गए हमारे सारे स्टार्स। अच्छा, उनसे ये बताएं कि जो सूरज ग्रहण है उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे रिलीजियसली भी देखें और साइंटिफिकली भी देखें तो ऐसा कोई बुरा असर तो नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक यूनिवर्सल चेंज आता है और उसमें हमें थोड़ी बहुत केयरफुल, जैसे ये जो सोलर इक्लिप्स है इससे कोई मुझे अर्थक्वेक के खदशे नजर आ रहे हैं कि हर अर्थक्वेक के खदशे होंगे। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज ज्यादा जो है सीवियर हो सकते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, महंगाई में इजाफा हो सकता है। और ये जो टाइम है वो फरवरी से लेकर मई तक का जो टाइम है वो थोड़ा टफ रहेगा। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कारोबार, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी मूव करें। जब आप कोई ऐसा फैसला जल्दबाजी में ना करें तो अदरवाइज उनको कोई नुकसान भी हो सकता है। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जीज के हवाले से, स्टार्स के हवाले से। उनसे हमारे साथ हैं। उनसे बताइए कि एनर्जीज जो हैं वो किस तरीके से आप लोग काउंट करते हैं, किस तरह से आपको पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और इसका इम्पैक्ट जो है थ्रू आउट ईयर या थ्रू आउट मंथ या वीकली रहेगा? देखिए, मैं तो टैरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो टैरो कार्ड्स की मदद से ही मैं बताती हूँ कि नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स में है या नहीं है। और किसी का ऑरा भी फील कराता है, किसी की वाइब्स फील कराती हैं। हम अरे इस फील्ड में होते हैं तो हमारी जो है इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग होता है। तो हम इसी तरीके से लोगों को अपनी इंट्यूशन पावर और अपनी जो हमारे पास नॉलेज है उसकी हेल्प से हम लोगों को फील करते हैं कि इनके सराउंडिंग्स में क्या नेगेटिविटी है, या कोई और लोग हैं जो उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई जादू या कोई असरात तो नहीं है, कोई जिन्नात तो नहीं है, कोई या फिर उनके अंदर क्या नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी अंदर इसलिए होती है कि जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हर चीज को हम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव लेना छोड़ देते हैं,
हमारी जो माइंडसेट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब हमारा माइंडसेट नेगेटिव होगा तो दुनिया में हर चीज आपको नेगेटिव दिखना शुरू हो जाती है। और हमारा ऑरा जो है वो भी, जैसे हम सबका ऑरा जो है वो एक वाइट और पिंकिश होता है, तो वो ब्लैकिश या ग्रेश होना शुरू हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो दूसरों को जो है कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनकी लाइफ में नेगेटिविटीज आना शुरू हो जाती है। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट होती है, जिसमें उनके कारोबार तबाह हो जाते हैं, या रिलेशनशिप खराब हो जाता है, या उनकी सेहत खराब हो जाती है, पैसों के मामलात उनके जो है तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो पर्सन आपके पास आया है वो किसी ने नेगेटिविटी की है या वो खुद नेगेटिव है। सही। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है? ज़ाहिर परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कितने करीब जी। टैरो कार्ड मैं जो रीडिंग करती हूँ उसके मुताबिक तो 90% एक्यूरेसी आती है, जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं। और मेरे जो डेली जो क्लाइंट है और वर्ल्ड वाइड क्लाइंट है, और फिर मुझे यूट्यूब चैनल से लोग जो मुझे फीडबैक मिलता है उस, और मॉर्निंग शोज जो मैं करती हूँ उससे फीडबैक मिलता है, तो सब यही कहते हैं कि 90% आपकी जो है ना एक्यूरेसी होती है। अच्छा, ये वीकलीज की एनर्जी चेंज हो जाती है? चेंज देखिए, आपके एक्शन चेंज करते हैं, एनर्जी ऐसे चेंज नहीं होती है जब तक आपकी सोच और आपके एक्शंस जो है एनर्जी चेंज कर। एनर्जीज खुद ब खुद चेंज नहीं होती हैं। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है या इस वक्त ये हो रहा है, और आप ऑपोजिट कुछ और आपकी लाइफ में कुछ ऐड करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ में जो है एनर्जीज उसकी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। तो ये बताइए कितनी इम्पैक्टफुल होती है, कितनी हेल्प मिलती है लोगों को इससे? बिल्कुल 100% जो है गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे हैं, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। तो टैरो जो है वो पेशेंट गोई नहीं करता, प्रिडिक्ट नहीं करता, फ्यूचर के बारे में सिर्फ नहीं बताता, बल्कि आपको गाइड करता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आता है। और जो भी आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको लेकर भी आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, हील फील करते हैं, आपको हीलिंग मिलती है। सही। तो आप ये कह रही हैं एक तरह की काउंसलिंग है? जी, काउंसलिंग है। जी, एक तरह की ये काउंसलिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग। अच्छा, ये बताएं, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं उनके पास जो लोग आते हैं वो वीकली आते हैं या मंथली आते हैं, या किस तरीके से फिर वो इसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं? डेली आते हैं मेरे पास, तो इतने सारे डेली जो है मेरे अपॉइंटमेंट बुक होते हैं, और डिपेंड करता है कि किसको कितनी ज़रूरत है। कुछ लोग तो डेली अपनी रीडिंग्स कराते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उनके पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती जिससे वो मशवरा कर सके, एडवाइस ले सके। और कुछ लोग वीकली आते हैं, कुछ लोग मंथली आते हैं, कुछ लोग ईयरली भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसकी इश्यूज लाइफ में कितने ज्यादा सिवियर है, क्योंकि हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो प्रॉब्लम्स ही लेकर आते हैं, कभी भी वो खुशी से नहीं आते। जैसे डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ही हम लेकर जाएंगे ना। तो इसी तरीके से हमारे पास जो लोग आते हैं वो फैमिली इश्यूज, बिजनेस इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ट्रैवलिंग, हेल्थ, बहुत सारे इश्यूज जो उनकी लाइफ में जो जिनके इश्यूज होते हैं उसको लेकर ये हमारे पास आते हैं। उनको हीलिंग मिलती है, वो रिलैक्स फील करते हैं, वो क्लैरिटी उनको मिलती है, और उनको मशवरा दिया जाता है कि ये चीज आपके लिए बेहतर है, आप इस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलें। अच्छा, ये बताएं, जो रीडिंग्स होती हैं वो सब कार्ड की अंदर कॉमन क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ ऐसी होती है जो सब स्टार्स में कॉमन होती है? स्टार्स में कॉमन तो कुछ भी नहीं आता। हर इंसान की अपनी जो है ना एनर्जी है, अपने साइन, अपने स्टार की अपनी अपनी एनर्जी है। एरीज जो है वो टॉरस से डिफरेंट होगा, टॉरस जो है वो जेमिनाई से डिफरेंट होगा, जेमिनाई कैंसर से डिफरेंट होगा। इसी तरीके से कहते हैं दुनिया में 12 तरह की पर्सनालिटीज हैं, और जो है हर पर्सनालिटी के अपने अपने ट्रेट्स होते हैं। उसके अलावा फिर जाहिर है आपके एनवायरनमेंट और आपकी जिस तरीके से ग्रूमिंग होती है, सारी चीजें जो है काउंट होती है। एक ही स्टार के डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो टैरो कार्ड सबको कैसे कवर करता है?
नहीं, देखिए आपकी नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम टैरो कार्ड्स करते हैं। अगर मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है, आपका नेम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब डेट ऑफ बर्थ और नेम की एनर्जी से मैं देखती हूँ कि इस वक्त उनके हालात क्या चल रहे हैं। फिर वो सवाल करते हैं, जो असल उनका जो मसला होता है उसके बारे में वो मुझसे पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, इस मसले का हल कैसे होगा, होगा नहीं होगा, जो चीज वो चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में हासिल करना, क्या वो मिलेगी नहीं मिलेगी, चाहे वो शादी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे पैसा हो। तो इस चीज को लेकर फिर मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ। सही। अच्छा, ज्यादातर लोग लव लाइफ के मामले में आते हैं या फाइनेंस मैनेजमेंट के मामले में आते हैं या फिर जॉब्स के लिए? देखिए फीमेल्स जो हैं वो जरा इमोशनल होती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ या फैमिली, उनकी बच्चे, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आजकल फीमेल्स जो हैं अपने करियर के लिए भी आ रही हैं, जॉब और फाइनेंसेस के लिए। और मेल तो प्योर जो है उनके करियर, जॉब, बिजनेस, कारोबार, दुश्मनियां, प्रॉपर्टी मैटर्स और ये सारी चीजें होती हैं उनके लिए आते हैं। आपने जी। कहा ये काउंसलिंग के लिए भी होता है, एंगर मैनेजमेंट या फिर दीगर करियर काउंसलिंग के लिए बेहतर होता है खवातीन के लिए, लोगों के लिए? बहुत बहुत अच्छा होता है और लोग बहुत सेटिस्फाई होते हैं और उनको डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। आजकल जो लाइफ इतनी ज़्यादा टफ है, अगर जॉब या फाइनेंसिस को लेकर या शादी को लेकर लोग रिस्क लेंगे तो आगे वाली जो लाइफ है उनके लिए बहुत टफ हो जाती है। तो टैरो उनको गाइड करता है, जैसे कोई रिश्ता आया तो क्या ये रिश्ता उनके लिए मुनासिब है, क्या ये जो है पर्सनालिटी उनके मैच करती है, कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तो इसी तरीके से कारोबार में पार्टनरशिप जो है वो इनके साथ हो सकती है, या इस कारोबार में हाथ डालना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अगर वो गाइडेंस नहीं लेंगे तो जाहिर है उनके लिए नुकसान तय होगा। तो एक तरह से उनको डायरेक्शन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है और उनको बहुत फायदा होता है। और वो लोग ये नहीं कि कोई एक क्लाइंट मेरे पास एक दफा आया तो वो दोबारा नहीं आता। मेरा जो भी क्लाइंट है वो बार बार आता है। तो ऑब्वियसली आपके पास जो दोबारा से आते हैं तो उनको फायदा होता है, वो सेटिस्फाई होते हैं, तो इसीलिए वो दोबारा मेरे पास आते हैं। स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं या फिर शोबिस से रिलेटेड लोग? स्टूडेंट्स भी आते हैं और शोबिस के लोग भी आते हैं और पॉलिटिशियंस भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। ज्यादा कौन पूछता है, ज्यादा किसको क्यूरियोसिटी होती है? ज्यादा फीमेल्स को होती है। फीमेल्स जो है ना उनको होती है। मेरी जो क्लाइंट हैं वो फीमेल्स ज्यादा हैं। ऑब्वियसली फीमेल्स जो हैं आई थिंक उनको डायरेक्शन और उनके गाइडेंस की ज्यादा जरूरत होती है और उनको एक सपोर्ट की, एक इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। फैमिली में कोई इतना नहीं होता जिसके साथ वो शेयर कर सके अपने प्रॉब्लम्स, या बाज़ औक़ात शादीशुदा खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने पार्टनर से भी अपने मसले डिस्कस नहीं कर सकती। कुछ पर्सनल ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोग आकर मुझसे बात करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और अपने दिल की बात मुझे बताते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया उनसा आपके कीमती वक्त के लिए। आपने हमें बताया कि किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हैं, काउंसलिंग कितना काउंटेबल होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई मैच मेकर्स जो होते हैं ना वो इस तरह से आपकी लाइफ सेटल करवा रहे होते हैं कि उनको दोनों तरफ की सिचुएशन पता होती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि सेकंड मैरिजेस हैं या फिर डिवोर्स है, इनका रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्कान मौजूद है, मिसेज अली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग टू यू टू एज वेल। अच्छा, ये बताइए कि आजकल ये जो डिवोर्स है या ये जो सेकंड मैरिजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? मतलब फैमिलीज स्प्लिट हो रही हैं और फिर रुझान ये है कि लोग अपनी फर्स्ट वाइफ को कोई भी एलिगेशन लगा के या कुछ भी बहाना बना के जो है वो छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वो दूसरी शादियों की तरफ जाते हैं। वो एक अलग बात है कि जो मर्जी से करते हैं या जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। जी
छोटी छोटी बातों पे सबा मैंने देखा है कि फैमिलीज में आपस में जो है वो इख्तलाफात हो जाते हैं और उसकी बिना पर वो छोटी सी बात दिल में कितना बड़ी जो है ना वो जगह बना लेती है वक्त के साथ साथ, और फिर मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि ना तो आप जब वजह सुनेंगे तो ना तो आपको लड़की की जो है वो कोई बात समझ में आ रही होगी, ना लड़के की कोई बात समझ में आ रही होगी। बस ये पता होगा कि दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर, क्योंकि ये बात वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी वो तो याद नहीं रहता, लेकिन वो बढ़ बढ़ के वो इतनी बात बढ़ जाती है आपस में ही कि आपको पता चलता है कि भाई वो 3 बोल हो ही गए और लड़की जो है वो फारिग हो गई, घर आके बैठ गई। तो हमारे पास जितने भी डिवोर्स केसेस आते हैं हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता चल पाता। एक्चुअल रीजन हमें जो 80% तक लोग बताते हैं वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो भाई अब मिसअंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपस में इतने सालों में रहकर भी क्यों नहीं बनी, ये फैमिलीज का देखे ना किस तरीके का मामला है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती है फिर कपल्स के अंदर आपस में, और इसी वजह से तलाकों की शरह बढ़ रही है। सिर्फ यही रीजन आता है। और क्या वजूहात देख रही हैं आप? और ज्यादातर यही है कि देखिए हाई एक्सपेक्टेशन होती है अगर आप लड़की की साइड से देखें, क्योंकि देखें सिर्फ डिवोर्स केसेस नहीं होते सब, हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें डिवोर्स भी होता है और खुला भी होता है। तो जो लड़कियां अपनी मर्जी से खुला लेती हैं वो केसेस भी होते हैं, जो घर को खत्म करती हैं अपनी साइड से, कोर्ट में जाके खुद फाइल करती हैं कि हमें नहीं रहना अपने खावंद के साथ। और हमारे पास वो केसेस भी होते हैं जो कि बीवियों से परेशान आकर तंग आकर उनको खुला मतलब कि तलाक दे देते हैं। तो तलाक वाले भी हैं, खुला वाले भी हैं, लेकिन इसमें बात ये होती है कि घर तो खराब होता है, लड़कियों का एक कसूर ये होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से रिलेटेड इतनी ज्यादा हाई फाई हो जाती है कि वो जो टीवी ड्रामों में ये सारी चीजें देखते हैं। और इसी के अगर अब लड़का कोई क्या कहते हैं, अगर लड़की की बात करें तो लड़का जब 10 जगहों पे जाता है, इतनी चहल पहल देखता है, लड़कियां देखता है, तो उसको वही याद होता है कि यार मेरी बीवी ऐसी चंचल होनी चाहिए, हंसी मजाक करे। अब वो लड़की है वो बच्चों में बिजी है, अपने घर की जिम्मेदारियों में बिजी है, और इसी तरीके से जो मर्द है वो कमाने में बिजी है। इसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट की है, मैंने ये बताया कि भाई तलाकें हो क्यों रही है, आप मेंटल लेवल को समझें। जब बंदा घर से निकल रहा है तो आप रोड देखिए हमारी कितनी टूटी हुई है, सड़कों का कितना बुरा हाल है। तो वो जो मेंटल स्ट्रेस इंसान को मिल रहा है, वो पैनिक जो है रोडों का, ट्रैफिक का, चालान का, वो उसके सर पे तारी है। और फिर जब ऑफिस में जा रहा है तो लेट आवर्स का इशू हो रहा है, ज्यादा कमाना है तो उसके लिए एक ज्यादा मेहनत है। तो जब वो घर आता है तो औरत के अलग मसले हैं कि भाई वो जाहिर सी बात है बच्चों को देख रही है, उनकी एजुकेशन को मैनेज कर रही है, घर की हजार जिम्मेदारियां जिनको लेके चले। तो देखिए वो फैमिली जो आपस में कपल्स का टाइम है ना इम्पोर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। जैसे आप कहते हैं ना मी टाइम, तो जो कपल टाइम है वो बहुत जरूरी है कि कपल अपने साथ एक दूसरे की बातें शेयर करें और बताएं कि भाई हमें इन इन चीजों का सामने, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। देखिए मिडिल क्लास आवाम में ज्यादातर शादियां हो रही है और ज्यादातर वहीं तलाकें हो रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक जैसी जंग है। अगर उसने चलो कमाना नहीं है लेकिन उसकी पीछे से इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो उसको पूरा करने में लगी रहती है, और शोहर जो है वो कमाने में लगा रहता है, तो घर जो है समझे कि वो उस हिसाब में ना जुड़ नहीं पाता, टूट जाता है घर। और बहुत इसमें मसले मसाइल होते हैं क्योंकि बच्चे आगे सफर करते हैं इसमें। अच्छा, रिश्ता करने के लिए लड़के और लड़कियों की क्या डिमांड होती है? लड़कों की डिमांड तो वही खूबसूरती, सवा हम कितनी बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं, खूबसूरती होती है भाई, और उनको रंग साफ चाहिए होता है, और तालीम, और फिर जो फैमिली होती है उसका ये होता है कि भाई घर गृहस्थी जानती हो। लेकिन लड़कियों की साइड से जो डिमांड आजकल ज्यादा देखने में आती है वो होती है डॉक्टर इंजीनियर्स। तो भाई डॉक्टर इंजीनियर्स जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, और डॉक्टर्स इंजीनियर्स की अपनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनका जिस तरीके से कहते हैं ना पेशा है जो डॉक्टरी का, वो इतना इजी नहीं है। डॉक्टरी का जो पेशा है वो बहुत डिफिकल्ट है और नॉर्मल लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जैसे कि मैच मेकिंग है, एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे क्या जंग चलती है। तो डॉक्टर्स भी इजी नहीं है, और लड़कियां ज्यादातर अब डॉक्टर्स की डिमांड करने लगी हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होने चाहिए। तो उनको लगता है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स होंगे तो लाइफ शायद ईजी चलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, तो कोई मसले नहीं होंगे, कोई तनाज़ात पैदा नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा अब्रॉड जाने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है लड़कियों की, क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान में क्या ही रखा है, बाहर चल के देखते हैं। तो दोनों तरफ से फैमिलीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है? फैमिलीज देखें, अभी तो फैमिलीज ये है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें
क्या वो जो पहले के टाइम पे फोर्स मैरिजेस हो रही होती थी और ये होता था कि भाई आपने लड़के को शादी के दिन ही देखना है, लड़की को शादी के दिन ही देखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी उन चीजों से हमारा माशरा थोड़ा सोसाइटी काफी हद तक बाहर आ चुकी है। बच्चे बच्चियां अपने अपने इन शादियों के फैसलों में इन्वॉल्व हैं और फैमिलीज के साथ स्टैंड कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं उनके साथ मिलके। जब फैमिलीज आती हैं तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब वो हमसे डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं देखें अब ये रिश्ता आपने भेजा है, अब हम अपने बच्चों से ये चीज डिस्कस करेंगे। तो काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इसके ऊपर मुहिम चलाई, काम किया, तो फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी हद तक कैंडिडेट्स को इस मैटर में इन्वॉल्व करती हैं। और इसी के चलते जो लड़के होते हैं वो भी अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व रखते हैं, फैमिलीज लड़कियों को इन्वॉल्व रखती हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स अगर फैमिली की तरफ से देखी जाए तो एक फैमिली को एक फैमिली ओरिएंटेड वाला मैच ही चाहिए होता है। जब एक मैच फैमिली के पास से बाईपास होता है तभी वो कैंडिडेट के पास पहुंचता है। जो फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है अगर लड़की की देखी जाए तो उनको आजकल ये है कि भाई आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और ज्यादातर हमारी जो तलाकों की शरह है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं उनका पहले जो बात होती है वो ये होती है कि देखिए सोशल मीडिया जो है ना वो थोड़ा कम हो, इस्तेमाल बच्ची का फोन पे जितना कम हो उतना बेहतर है। दीनी लोगों की रुझान अब ज्यादा हो गया है दीन की तरफ और ये इन चीजों से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये क्या भला है मोबाइल आपका। तो वो बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं मोबाइल में इस्तेमाल उनका कम है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे आप लड़कियों के अकाउंट जाके देखें आपको सब पता चल जाता है। तो वहां पर जब हमारे पास आते हैं लोग अगर सोशल मीडिया अकाउंट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं तो काफी सारे रिश्तों को रिजेक्ट होने की वजह उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। जब फैमिलीज लड़कियों के अकाउंट्स देखती हैं लड़कों के अकाउंट्स देखती हैं तो मना भी कर देती हैं और उनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि दीनी रुझान ज्यादा हो ताकि ये रिश्ता जो है वो निभे, टूटे नहीं आखिर में। क्योंकि आपको पता है हाई एक्सपेक्टेशंस ये सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती हैं जब एक आपके हाथ में ये फोन आ जाता है। ठीक, चलिए जी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर से मजीद पूछेंगे, मिसेज अली से मजीद पूछेंगे कि मैच मेकर्स के लिए मजीद क्या चैलेंजेस होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैच मेकर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इनको कितने चैलेंजेस होते हैं, फैमिलीज क्या डिमांड करती हैं और किस तरीके से ये उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। मुस्कान हमारे साथ मौजूद है, मिसेज अली हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि आप लोगों को क्या चैलेंजेस होते हैं? मैच मेकिंग के तो बड़े कोई चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अलमिया है जो कि लोकल और इंटरनेशनल प्रपोजल्स में आपको देखने का मिलता है वो होता है हाइट का। लड़के हमारे माशाल्लाह से आजकल अगर आप देखें तो 6'1" और 6'2" और 6'3" तक की हाइट के जो है वो लड़के इस टाइम मौजूद हैं। और अगर आप यहीं पे लड़कियों की हाइट की बात करें तो 5'1" और 5'2" से लड़कियां आगे नहीं बढ़ती। तो हमें हाइट का जो चैलेंज है ना वो हमारे सारे चैलेंजेस के ऊपर भारी है, क्योंकि लड़के भी हाइट को लेके उतने ही मतलब के पॉसेसिव होते हैं जितनी उनकी फैमिलीज होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके से अपनी काउंसलिंग देकर या आप मामलात को थोड़ा सा संभालने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे फैमिलीज को कंसीडर करवा ही देते हैं किसी अच्छे मैच को। लेकिन जब हाइट की बात आती है तो ना तो वहां पे लड़की की वालदा मानती हैं और वहां पे ना तो लड़का मानता है। और इसी के चलते हुए जो हमारी लड़कियां होती हैं जाहिर सी बात है वो एक ऐसी चीज है जो उनके हाथ में है ही नहीं। मतलब ऐसा होता है ना, लड़की ने अगर उसको रिजेक्शन आ रही है तालीम की वजह से तो चलो उसने थोड़ा सा पढ़ लिया। अगर कोई फैमिली है जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे रहती है और उनको रिश्ते के मामला में प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़ा सा निकल के किसी अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे उनके बच्चों के अच्छे रिश्ते आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी के आगे बाल नहीं है तो उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया, या कुछ बच्चों के अगर नैन नक्श ठीक नहीं है तो उसमें आजकल आपको पता है चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के अपने हाथ में होती हैं। लेकिन ये जो आपकी हाइट है ये एक ऐसा अलमिया बन गया है कि ना तो किसी के हाथ में है और जो मामला है वो भी इतना संगीन है कि कहीं ना कहीं वो चीज कंसीडर हो ही नहीं पाती। कि फैमिलीज भी इस चीज को लेके जाहिर सी बात है स्टेप बैक करती हैं कि भाई ये तो आप देखें ना मैच ही नहीं है, इतना 1 फीट 1.5 फीट का जो है वो फर्क नुमाया नजर आता है। और फिर फैमिलीज में जाहिर सी बात है कपल्स में हेल्दी नहीं लगता कि लड़की हील भी पहन लेगी तो कितनी पहनेगी। आप देखें ना ज्यादा हील आपकी 3 इंच होती है, चलो 4 इंच हो जाएगी और फिर अब 6 इंच पहन के सारी उम्र तो लड़की नहीं घूम सकती ना लड़के के बराबर में। तो वो जो चीज है ना हाइट, वो हमारे लिए अभी इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और मैं ही नहीं, मेरी पूरी इंडस्ट्री में हाइट का बहुत ज्यादा कंसर्न इस टाइम चल रहा है, जो कि जाहिर सी बात है एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम बात तो करते हैं लेकिन इसका कोई हल नहीं है। ठीक, अच्छा एक तो हो गया हाइट, दूसरा ख़वातीन को जो लड़कियां ढूंढ रही होती हैं अपने लड़कों के लिए,
ये बताएं कि उनको किस तरह की जो है ना वो बहुएं पसंद होती है, कि उनको खाना भी बनाना आता हो, मॉडर्न भी हो, सारे काम आते हो, या फिर क्या आजकल सोच है? खाने के लिए तो देखिए अभी तो ज्यादातर जो फैमिलीज होती हैं, आपको पता है कोई बंदा नॉर्मल एरिया में भी रहता है तो उसके लिए भी एक आधी मासी अरेंज करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। वो खाने पीने से तो फैमिलीज थोड़ा सा आगे आ चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो हम कहते हैं कि भाई लवाजमात आनी चाहिए, तो देखिए मैं कहती हूँ किचन की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो औरत के हिस्से में आती है। वो भले आप 10 मुलाजिम भी रख लें, हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुलाजिम है, लेकिन हम भी आज किचन में खड़े होते हैं, 2-3 रोटियां डालते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो वो औरत को जो किचन से ताल्लुक की है, वो तो देखिए आप कितने भी एडवांस हो जाए वो खत्म नहीं होती, तो उसके लिए तो पहला आपने ये सीखना है। लेकिन जो रिश्तों में जाहिर सी बातें आ रही है इस टाइम देखा जाए तो माएँ होती हैं ज्यादातर जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं हर बात में, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे बेटे की हमने किस तरीके से तरबियत की है, तो इसके साथ एक कौन सा मैच जो है वो कंपैटिबल रहेगा। तो उसमें वो बहुत सारी जाहिर वाली चीजें देखती हैं। अब जैसे मेरा भी बेटा है, मुझे पता है उसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नापसंद है, तो मुझे भी उसके मूड मिजाज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अब माएँ भी इसी तरीके से देखती हैं कि आप थोड़ा बहुत किचन भी जानती हो, तालीम में जाहिर सी बातें आगे हो, क्योंकि बच्चा माशाल्लाह एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो तालीम का रुझान ज्यादा हो, ताकि वो होता है ना आप शाने बिशाने मर्द के साथ चलते हैं तो मर्द कभी आप अकेला खुद को फील नहीं करता। और इसी तरीके से औरत भी तरक्की हासिल करती है जब मर्द के जो है वो साथ चलती है माशरे में। तो फैमिली इसमें ये होता है कि भाई लड़की कद के हिसाब से देखी जाए, फिर उसमें तालीम भी होनी चाहिए, फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिलीज का स्टेटस आपस में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। तो हम इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और हम बहुत इस चीज को प्रमोट करते हैं कि आप बराबरी में रिश्ता करें। और इसके बाद देखा जाता है जाहिर सी बात है जात आपकी जबान, क्योंकि आपको पता है उर्दू स्पीकिंग पंजाबी स्पीकिंग आपस में कर लेते हैं, लेकिन वो जो पश्तो स्पीकिंग है, सराइकी और अदर जबानें, उनका आपस में ही मैच बनता है और वो इस चीज को थोड़ी सी ज्यादा समझे कि फौकियत देते हैं। तो फिर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके मसलक, क्योंकि सुन्नी बरादरी और शिया बरादरी, और इसमें बहुत ज्यादा ये आता है कि ये लोग अपनी अपनी बरादरी में ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे थोड़ा सा चेंज है चीजों में, तो वो थोड़ा सा उनकी बरादरी का हमें देखना पड़ता है कि भाई बरादरी आपस में ही हो, ऐसा नहीं हो कि सुन्नी का मैच शिया में बना दिया तो शिया का मैच आपने सुन्नी में बना दिया। फिर हम ये देखते हैं कि फैमिली में कितने लोग हैं, क्योंकि आपने देखा है लोग थोड़ी बड़ी फैमिली सुन के ना कतराते हैं। अगर किसी को पता चले कि यार 7-8 बहन भाई हैं तो वो रिश्ता देखना पसंद नहीं करते, वो पहले से ही मना कर देते नहीं। तो आजकल जो रुझान है ज्यादातर वो छोटी फैमिलीज का रुझान है। तो माएँ ज्यादातर ये चीजें, ये क्वालिटीज आप समझें कि लड़की के रिश्ते में देखती हैं। और फिर जब इसमें थोड़ा सा अमल दखल ये होता है कि भाई लड़की की खुद की प्रेजेंस कैसी है, देखने में वो कैसी है, खूबसूरत ही नहीं है। और आजकल हमारे अगर हम बात करें कि 25 से 26 साल की उम्र से जो लड़कियां बढ़ जाती हैं, उनके आजकल वजन देखने में बहुत आ रहे हैं कि वो अपनी डाइट को और अपनी मेंटेनेंस को बिल्कुल छोड़ देती हैं और ओवरवेट हो जाती है। तो फिर फैमिलीज का एक ये भी कंसर्न होता है कि लड़की जो है वो पतली दुबली हो, तो लड़की ज्यादा वेट गेन ना करे। हमारे पास जो इस तरीके की खवातीन आती हैं, हम उनको ये पर्सनली तौर पे गाइड करते हैं कि बेटा थोड़ा सा वेट कम कर लो फिर आ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इशू होता है, क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट ना, वो घर तुम्हें लेके चला जाए फिर तो तुम 100 किलो की भी होगी तो वो तुम्हारी है और तुम उसके हो, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे पास जो लोगों की डिमांड आती है उसमें हम लोगों को पहले गाइड करते हैं, उनको एक्चुअल ट्रैक पे लेके आते हैं, फिर उनके लिए काम करना शुरू करते हैं ताकि वो हमारे लिए कम चैलेंजिंग हो। मुल्क के बाहर की रिश्तों की कितनी डिमांड होती है? मुल्क के बाहर की डिमांड ज्यादा होती है। जब लड़कियां आप देखें थोड़ा पढ़ लिख जाती हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें बाहर दिखाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग बैचलर्स करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए भी बाहर चले जाते हैं। तो उनका ये होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से कर लिया या यूएस से कर लिया उन्होंने, यूके में जाके उन्होंने जो है वो मास्टर्स अपना कंप्लीट करा है, तो फिर वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। फिर उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि लड़का वहीं का हो, या तो बॉर्न एंड रेस्ड हो, या हमारी तरह कोई स्टूडेंट वीजा पे गया हुआ हो, ठीक है, या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से किया हुआ हो। क्योंकि आजकल आपने देखे लोग माशाल्लाह से यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, जितनी भी हमारी ताजिर बरादरी है, वो बाहर कारोबार माशाल्लाह से उन्होंने स्टार्ट करा है, वो कपड़े का हो या मेडिसिन का हो या वो किसी भी तरीके का हो। तो वहां पे उनके बिजनेस जो वीजा है ना वो लगे होते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो फैमिलीज ऐसे होती हैं कि यूज टू होती हैं ट्रैवल करने के, पाकिस्तान में भी कर रही हैं तो यहाँ पे भी है, तो यूके में भी है, यूएस में भी है, जहाँ जहाँ उन्होंने वो खोला हुआ है। तो फिर वो उनकी रिक्वायरमेंट उस तरीके से होती है कि बंदा बाहर सेटल्ड हो, लेकिन हमें पाकिस्तान में नहीं करनी। पाकिस्तान के रिश्तों की थोड़ी सी होती है, वो बच्चियां जो पढ़ लिख जाती हैं बाहर जाके वो नहीं आती। और इसी तरीके से जो लड़के होते हैं
उनका भी यही होता है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान का जो एक हमारी जो एक कल्चर है वो डिफरेंट है और बाहर का एक कल्चर डिफरेंट है। तो बिल्कुल कोई लड़की अगर शुरू से उठ के लड़के के साथ बाहर जाती है तो उसको आगे चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप बाहर मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक मर्द की कमाई से जो है वो आपका घर अच्छे से चल सकता है। वहां पे हमेशा लड़की लड़के को अर्न करना पड़ता है एक अपना अच्छा लाइफ स्टाइल मैनेज करने के लिए। तो वो लड़कियां जो पाकिस्तान में होती हैं उनकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो ये फैमिलीज देखती है कि यार ये तो कभी बाहर ही नहीं गई, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लड़कियां जो ऑलरेडी एक चीज को थोड़ा सा अडॉप्ट कर चुके हैं, उनका एक्सपोजर हो जाता है बाहर मुल्क का, तो उनको ट्रेवल का पता होता है, उनको सारी चीजों का पता होता है, वो भले यूएस या यूके कहीं का भी हो, लेकिन अच्छा, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि ज्यादातर लोग जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यही बात की थी कि ज्यादातर लोग दूसरी शादी कर रहे होते हैं और पहली वाइफ को छोड़ देते हैं, उनके कुछ ग्रजेस होते हैं। उस बारे में बताएं कि आजकल ये जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि लोग दूसरी शादी कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। तो ये क्या सिचुएशन है और ये किस तरह के फिर आपके पास लोग आते हैं? देखिए वही वाली बात है ना कि मर्द को तो आपको पता है कि मोहब्बत एक आम सी चीज है जो कि चलते फिरते हो जाती है। तो वो जो ख्वाहिश होती है ना इंसान को, उसमें हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है इस चीजों से रिलेटेड वो ये होती है कि वो औरत के लिए अब रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मर्द के लिए तो जाहिर सी बात है उसको वो छोड़ता ही तभी जब उसको एक दूसरा चांस पूरा मुकम्मल तरीके से 100% उसको श्योरिटी होती है। तो आप देखें जितनी भी खवातीन इस तरीके की जो अपने वालिदैन के साथ होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं, तो उनके जब आप सुनेंगी तो उनको यही पता होगा कि जो हमारे हस्बैंड्स हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है। तो अब वो तो बेचारियां बैठी होती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो है वो शादियां भी हो जाती हैं, फिर उनकी नई फैमिलीज भी देखें स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी फर्स्ट फैमिली की बात करें, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यही आता है कि जब कोई अपनी बीवी होकर अपने शोहर को टाइम नहीं दे पाती या उसका अच्छा बुरा में उसका स्टैंड नहीं कर पाती। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे कि आप इससे पहले कह रही थी कि वो दूसरी शादी की तरफ इसलिए चले जाते हैं कि वो बच्चों में लग जाती हैं खवातीन और फिर उनको लगता है कि कोई शौको चंचल नहीं है। हाँ, हाँ, देखिए थोड़ा सा बच्चे पैदा करके, क्योंकि देखिए आज हमारे भी माशाल्लाह बच्चे हैं, लेकिन हम बच्चों से ज्यादा अपनी जो तरजीहात हैं वो अपने खाविंद को देते हैं और फिर बच्चों को देते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी माओं को देखा है, मुझ पे भी लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले बच्चों को देखो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई, पहले शोहर को देखो फिर बच्चों को देखो। जाहिर सी बात है बच्चे तो छोटे हैं लेकिन शोहर तो बड़ा है ना, शोहर तो समझदार है, उसको पता है कि प्रायोरिटीज बीवी की क्या है। हमारी माशाल्लाह जो खवातीन है वो बच्चों के खाने पीने को लेकर, बच्चों के सोने उठने को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि अब बच्चों पे ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देती हैं। और जाहिर बात है वो बच्चों पे पूरी जिंदगी लगा देती है तो शौहर खुद को अकेला फील करना शुरू कर देता है। शौहर को लगता है मेरे लिए को तो कोई है ही नहीं, जब शौहर का टाइम आता तो बीवी थक जाती है। तो ये वाली चीज है कि अब आप देखें मेरे पास कितने ऐसे कपल्स आते हैं, ऐसे कपल्स कितने आते हैं, उनमें मर्दों की एक शिकायत होती है, वो शिकायत ये होती है कि हमें बीवी सुबह का नाश्ता नहीं देती। अच्छा, या दे देती है तो हम जो है वो अकेले नाश्ता करते हैं या हम बाहर जाके नाश्ते करते हैं। और आप देखें कि ज्यादातर हमारी जो सारे कोटा होटल वगैरह खुले हैं, आप जाके वहां देखें एक बार, क्योंकि मैं बच्चे को छोड़ने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहां ज्यादातर सारे बंदे ड्रेस पैंट में कोट में बिल्कुल ऑफिस की ड्रेसिंग करके वहां नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको घर से नाश्ता नहीं मिलता। तो ये भी प्रॉब्लम आती तो है। आपके पास जब आते हैं ये मर्द हजरात तो क्या कहते हैं कि उन्हें दूसरी शादी करनी है, तो क्या रीजन लेकर आते हैं? पहली बीवी को पता होता है? सेम है नहीं। अभी तो देखिए थोड़ा सा अभी आपको पता होगा कि लॉ निकला है कि आप पहली बीवी की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन उनका कंसर्न यही होता है कि देखिए इजाजत तो नहीं मिलेगी फिर हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ये भी है, क्योंकि जाहिर सी बात इजाजत एक ऐसी चीज है पहली बीवी नहीं दे सकती मर्द को, लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है उसके लिए एक लीगल मैटर है सारा कि वो बंदे को फिर वहां पे फटीक होती है। तो उसके लिए फिर मर्द क्या करता है, वो तलाक दे देता है कि यार फिर तलाक ही दे दो। लेकिन अब मसला देखिए ना क्या है, औरतों को थोड़ा ये समझना है कि हमने मर्द को भी टाइम देना है और मर्द की जिम्मेदारी भी औरत पे है। जैसे कि मर्द के ऊपर बच्चों की और बीवी की जिम्मेदारी है ना, इसी तरीके से जो औरत है उसके ऊपर से बच्चों की जिम्मेदारी शौहर की भी है। सिर्फ शौहर के कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, खाना बना के रख देना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है। औरत की जिम्मेदारी उसको खाना निकाल के देने की भी है, उसके साथ बैठ के खाने की भी है, उसको टाइम पे हर चीज पूछने की भी है। ये वो वाली बात है ना कि आपने खाना वाना बना दिया अच्छा सा, लेकिन अब आप सो रहे हैं, पीछे से शौहर खुद निकाल रहा है और खा रहा है। तो नहीं, ये नहीं है कि आप बिल्कुल नौकरानी बन जाए, निकाल के भी दें खिलाएं भी नहीं वाले नहीं। एटलीस्ट किसी का साथ बैठना एक मर्द को ये हिम्मत दिलाता है कि भाई ये
और इसके पास उसके लिए वक्त है। बिल्कुल। और हाँ भाई, हम दोनों एक साथ मतलब कि चल रहे बिल्कुल हैं। अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए खवातीन की, और बिल्कुल खवातीन को ये ऐसा ही। देखना चाहिए कि वो अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज करें कि उनके बच्चे और शौहर जो हैं वो दोनों के साथ में बैलेंस रखें, दोनों को ही कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बात होती है ना कि चीजें वन साइडेड हो जाती हैं तो फिर शौहर को जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया मिसेज अली, आप हमारे साथ मौजूद थी। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे आपके मसाइल का हल, और वो क्या है, रानी आपा है ना, वो बताएंगे आपको कि आप अपनी स्किन कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं कि थ्रॉट इन्फेक्शन और इसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना होता है, जैसे कि हमने कुछ खट्टा खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे गले में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो शादी में जाते हैं और मेहंदी में होते हैं, माइयों में होते हैं, वहाँ पर वो घी तेल वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, हलवा पराठा चल रहा होता है भाई, और इसके अलावा गाने गा रहे होते हैं, आवाज़ बैठ जाती है। थ्रॉट के ना बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सिवियरिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, कुछ की जेनेटिक्स या जीन्स ऐसी होती है कि वो उनको प्रॉब्लम रहती है। तो गले के क्या मसले होते हैं, इसके लिए किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं, इस पर बात करने के लिए रानी आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? चले जी, जैसे ही हमें रानी आपा ज्वाइन करेंगी उनसे हम डिस्कस करेंगे थ्रॉट इन्फेक्शन के बारे में कि किस तरीके से जो है थ्रॉट इन्फेक्शन को ओवरकम किया जा सकता है थ्रू रेमेडीज़। अच्छा, थ्रॉट इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले, जब भी कभी भी आपके बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, यानी मेडिकली अगर आपको कोई बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है जब आपका थ्रॉट ख़राब होता है तो थ्रॉट इन्फेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से उसको नहीं होता, बॉडी में अगर कहीं और भी इन्फेक्शन है उसके वजह से भी आपको थ्रॉट इन्फेक्शन होता है। तो थ्रू आउट अगर आपको 3 वीक से ज़्यादा, 3 हफ्तों से ज़्यादा थ्रॉट इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं। रोज़ाना अपने थ्रॉट को बेहतर करने के लिए, आवाज़ को बेहतर करने के लिए, इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए ठंडी चीज़ों से दूर रहें, मतलब बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो ना खाएं, और इसके अलावा गार्गल जो है वो ज़रूर किया करें। रानी आपा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे रेमेडीज़ पूछेंगे कि किस तरीके से जो है वो थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है, गले के जो मसले हैं उनको कैसे जो है वो डिस्कस किया जा सकता है और क्या रेमेडीज़ हैं। रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? चले, जैसे ही हमारा जो है ना रानी आपा से रब्ता होगा तो फिर उनसे पूछेंगे कि वायरल इन्फेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, और उसमें यह है कि आपने गागल करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि नीम गर्म पानी के साथ गागल करते हैं, तो वो फिर आपने 2 टाइम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सॉल्ट नमक डाल के नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन नीम गर्म पानी से ज़रूर आप गार्गल किया करें, जिसको गरारे कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके थ्रॉट में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को टॉन्सिल्स होते हैं, अच्छा कुछ लोगों को थायराइड भी होता है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को हाइपोथायराइड होता है, कुछ लोगों को हाइपरथायराइडिज्म होता है, उसकी वजह से भी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है। रानी आपा ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक है रानी आपा? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अच्छा। हूँ, और सब बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। टॉपिक पर आज बात ये है नज़ला, जुकाम और खांसी और जी। गले की खराबी, खाने और ज़ाहिर बात होती है, गाने भी गाने होते हैं, जोक भी होती है। बिल्कुल। बहुत मजेदार ऐसा हमारा एक फंक्शन होता है, गैदरिंग होती है। जी जी, वो रानी आपा हम यही जी चले, रानी आपा से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है, थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, ये किस वजह से होता है, हम इसकी जो रेमेडी है वो घर में क्या कर सकते हैं। अब किसी को नज़ला हुआ तो जाहिर है उसको थ्रॉट में प्रॉब्लम होगी, गले का इशू होगा, खांसी है तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉब्लम होगी। और आजकल जो इवेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना कि आजकल क्या होता है, शादियों में लोग घी तेल वाले खाने खाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी होता है तो वो भी उनका बढ़ जाता है। तो आपको ना अपनी सेहत के मुताबिक, अगर आप इवेंट में भी जाते हैं ना भाई, तो बिलीव करें आपको अपनी सेहत के मुताबिक एंजॉय करना चाहिए और सेहत के मुताबिक किसी भी इवेंट को चूज़ करना चाहिए वहाँ जाने के लिए। कुछ लोग होते हैं बहुत वीक होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे घूमने फिरने चले जाते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप नहीं होती है, तो उनको फिर मज़ीद सिवियरिटी की तरफ जो है वो जाना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे
अपनी हेल्थ रखेंगे। उसके बाद फिर आप ये सिलेक्शन करते हैं कि भाई मुझे मेरी इस हेल्थ के साथ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई थ्रॉट की बात। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस बारे में कि सेहत ठीक रहे। सेहत कब ठीक रहेगी? सेहत जब ठीक रहेगी जब आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो बेहतर होंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निक होते हैं, नींद की कमी का शिकार होते हैं, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनका गला भी ख़राब होता है। नज़ला किन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है? नज़ला उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है जो एक तो ठंड में जाते हैं, दूसरा जिनको डस्ट एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि उनको डस्ट एलर्जी है, और वो क्या होता है कि कहीं भी जा रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, तो उनको हे फीवर, एक टर्म होती है हे फीवर। हे फीवर में आपको छींकें आती हैं और थोड़ा सा फीवर हो जाता है आपको। तो जिन लोगों को भी नज़ला रहता है बहुत ज़्यादा, जिनकी रनिंग नोज़ है, उनके लिए ये है कि वो डस्ट वाली जगहों से अवॉइड करें। वो स्मेल या परफ्यूम से भी उनको हो सकता है, उससे भी वो अवॉइड करें। और जाहिर सी बात है, जब ठंड में आप निकलते हैं तो वो तो फिर एक कॉमन इफेक्ट है जो सबके ऊपर होता है। रानी आपा ने भी ज्वाइन किया है। जी रानी आपा, कंटिन्यू कीजिए अपनी डिस्कशन। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे ही ठंड होती है माहौल बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, ठंड जाता है। सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होता है वो हमारे घर के जो सबसे मासूम बच्चे होते हैं उन पर, और फिर बच्चे बूढ़े और जवान सब पर ही होता है। और होता उन लोगों पर है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। सर्दियों के आते ही जैसे ही मौसम जरा ठंडा होता है, नज़ला, जुकाम, खांसी हम पर नाजिल हो जाता है। और बच्चों को आपने देखा होगा, बड़ों को बस खांस रहे हैं, गले खराब है, आंखों से पानी बह रहा है, नाक बंद है, सीने जकड़े हुए, ये तमाम सर्दी की अलामात होती हैं, यानी बदलते मौसम की अलामात होती हैं। नज़ला हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों को होता है। समटाइम तो बच्चों और बड़ों को इस कदर हो जाता है कि जीना उनका दुश्वार हो जाता है। छोटे बच्चों की नाक बंद हो जाती है, सीना बिल्कुल जाम हो जाता है, बाज़ औक़ात बच्चों को नमूनिया हो जाता है, और ये नमूनिया इतना सीवियर हो जाता है कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और अल्लाह के फजल से ज़ाहिर उसका इलाज होता है, बड़ा महंगा होता है, वायरस सही हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे हों या बड़े हों, सबसे पहले तो नेबुलाइज करना अपने लिए आप लोग जरूरी समझ लीजिए। तो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि अब इतनी लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि मौसम जब बदल रहा है तो घर में अगर किसी को नज़ला, जुकाम की शिकायत है, कुछ लोगों को साल के 12 महीने रहती है, और जो हमारे कमजोर लोग हैं, बच्चे और बूढ़े खास तौर से, जवान और नौजवान लोग भी इस दर्द में आते हैं, लेकिन वो बतदरीज कम आते हैं। लेकिन बूढ़े और बहुत मासूम बच्चे बहुत ज्यादा इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी फैमिली उनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। इनको आप लोग स्टीम जरूर करवाइए, और सफेदे का तेल हर जगह आजकल बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, वो ले लें। जब स्टीम दिलवाएं तो थोड़े से पानी में चंद खतरे पहले सफेदे के तेल के डाल दीजिए, तो अल्लाह के फजल से स्टीम इतनी पावरफुल हो जाती है कि ना सिर्फ ये कि नाक आपकी खुल जाती है, बल्कि पूरा जो अंदरूनी सिस्टम है वो बहाल हो जाता है। हमारी सांस की जो नालियां हैं वो खुल जाती हैं, सीना क्लियर हो जाता है, और 50% समझ लीजिए कि इलाज हमारा घर पर ही स्टीम के जरिए हो जाता है। जी जनाब। अच्छा, ये बताइए कि थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए क्या करें? मतलब गले में खराश, खांसी, फिर बलगम, नज़ला, ये सब किस तरीके से बेहतर हो? नज़ला, जुकाम, खांसी, गले में खरखराहट, सीने की खरखराहट, सबसे पहले असरअंदाज होता है हमारा गला के हम आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में सबका आवाज चेंज हो जाती है, यानी भारी आवाज हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि हमारी जो हमारा सिस्टम है वो चूंकि कमजोर पड़ जाता है, सर्दियों के इफेक्ट की वजह से हमारी वोकल जो है वो कमजोर पड़ जाती है, और थोड़ी सी स्वेलिंग आने की वजह से हमारी आवाज भारी हो जाती है। वो तमाम लोग सबसे पहले गॉगल्स आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें सबको इनका ख्याल करना चाहिए कि सुबह शाम अपने गरारे जरूर करें। और गरारे जैसा कि मैंने बताया कि पानी मुंह में लेकर ऑफ करने को गॉगल्स कहते हैं, और ये तरीका सदियों पुराना है और बहुत ही फायदेमंद है। और इसके लिए बेहतरीन तो ये है कि सादे नमक के पानी से भी आप गॉगल्स कर लें तो बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है। लेकिन हमेशा पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें। और अगर गले की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, यानी नज़ला जुकाम की वजह से आवाज हमारी
बंद हो गई है, गले में सरसराहट हो गई है और बिल्कुल आवाज चेंज हो गई है, बोलने में तकलीफ हो रही है, तो सबसे बेहतरीन इसके लिए एक इलाज है, आसान और घरेलू, वो है कि 1 टीस्पून कलौंजी 1 गिलास पानी में पका लीजिए। अच्छा। जब अच्छी तरह ये कलौंजी पानी में पक जाए तो इसको इतना रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें कि जो आप गॉगल्स करें, बिल्कुल ठंडा ना होने दें, इतना वार्म हो कि जब आप गॉगल्स करें तो आपको एहसास हो कि आपके गले में ये इफेक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये हल्का हल्का सा गर्म है। आप ये यकीन करें कि एक ही दिन में सुबह शाम और दोपहर में कर लेने से गले में आपके ड्रास्टिक चेंज आता है। आपकी आवाज जो बहुत ज्यादा भारी होती है वो हल्की हो जाती है, गले की खसराहट, गले की तकलीफ, गले की स्वेलिंग के बोलने में गला दुख रहा है, बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ जाता है। कलौंजी के गरारे बहुत जरूरी है, ये लोग आप लोग सब अपनी आदत में शामिल कर लें। बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, बड़ों को भी इस्तेमाल कराएं, और अगर गरारे करते हुए कुछ पानी आपके हलक में चला जाता है तो ये याद रखें कि वो नुकसानदेह नहीं है और ज्यादा फायदेमंद है। सही। अच्छा, गले की सोजिश और इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए क्या करना चाहिए? ये सबसे बेहतरीन यही है, कलौंजी के पानी के गरारे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब ये तमाम चीजें आगे बढ़ जाती हैं तो नज़ला की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और बहुत सी तकलीफें सूरत हाल होती है कि सर बिल्कुल बंद हो जाता है, दिमाग ऐसा लगता है हमारा बंद हो गया है, नाक बिल्कुल बंद हो गई है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा कहवा है, बनाने में मुश्किल लगता है लेकिन आप यकीन करें, माएँ और बीवियाँ बहुत, और अपने बच्चों का, अपने मियाँ का, अपने बहन भाइयों का ख्याल करती हैं। उसके लिए ये है कि 1 कप पानी में, ये सर्दियों के अंदर अपना एक आजमूदा नुस्खा बना लेना चाहिए कि आप रोजाना अपने घर वालों को थोड़ा थोड़ा सा कहवा रात को सोते वक्त दे दें। उसमें ये है कि 1 से 1.5 कप पानी ले लें और उस पानी में 1 टुकड़ा अदरक, छोटा सा तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लें, 2-3 लौंगे डाल दीजिए और थोड़ी सी बनफशा की पत्तियां। ये सिर्फ ये चीजें आपको लेनी है, अदरक, लौंगे और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ी सी बनफशा की 1 मुट्ठी पत्तियां ले लीजिए और इस पानी को पकाकर ये बेहतरीन सा आपका कहवा तैयार हो जाएगा। फीका इस्तेमाल करना चाहें या हल्का सा इसको मीठा करना चाहे अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर आपके पास शहद है वो मिला सकते हैं, गुड़ है तो वो मिलाकर इस्तेमाल करें। उससे जायका हालांकि बस मजे नहीं होता, बहुत मजेदार होता है, लेकिन सम टाइम लोग नहीं पी सकते या कुछ लोग मीठे का इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसमें अपने हस्बे जायका नमक की आमेजिश कर लें, 1 चुटकी नमक मिला लें तो ये नमकीन सा कहवा हो जाएगा। जो मीठा पीना चाहे वो मीठा इसमें मिलाकर और पिए। आधा कप ले लें, छोटे बच्चों को 1-1 चम्मच आप पिला दें। अल्लाह के फजल से इतना फायदेमंद है कि आप खुद जो भी पिएगा वो हमेशा याद रखेगा कि वाह क्या कहवा है इसे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रानी आप आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत अच्छी रेमेडीज आपने हमारे साथ में शेयर। जिन लोगों को भी थ्रोट इन्फेक्शन है, नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम की शिकायत है या फिर वो सिवियरिटी की तरफ है, वो भी अगर ये गागल करते हैं तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है और ये रेमेडीज़ ज़रूर जो है वो उनको अप्लाई करनी चाहिए और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इन रेमेडीज़ का। चलिए जी, इट्स टाइम टू विश बर्थडे। ये है शान साबिर और इनकी आज है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू शान। चलिए जी, हमारे असाइनमेंट एडिटर हैं शान साबिर और इनकी आज बर्थडे है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। अच्छा जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज के शो का फीडबैक हमारी सिटी 21 की ऑफिशियल फेसबुक साइट पर ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का शो कैसा लगा, रेमेडीज़ हमारी कैसी लगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। सीरियस 10।